जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 से जो है 30 तक, ठीक है। तो इसका रिवीजन करने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा पढ़ने वाले बच्चों के पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आईपीसी के जगह बीएनएस को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। जैसा कि बता दें, जेलों में बढ़ती संख्या कैदियों की, ठीक है। छोटे जैसे 5,000 रुपए से कम की चोरी है, ठीक है। पहले उसके लिए भी जेल भेजने का वो था। तो अभी जो है इसमें आपका कम्युनिटी सर्विस एक जोड़ा गया है, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस जो है आपका 6वां प्रकार का दंड बनाया गया है। पहले जो है 5 प्रकार के दंड होते थे, अब एक दंड और बढ़ा दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, यानी सामुदायिक सेवा, ताकि जेलों में जो है कैदियों की संख्या कम हो सके। जैसे पहले के अपराधों में चेन स्नेचिंग नहीं था, लेकिन अब समय के साथ साथ ऐसे कई अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कई चीजें बढ़ती जा रही हैं, जैसे वीडियोग्राफी और भी कई चीजें की जाए, ठीक है, ताकि अपराधों की संख्या कम हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए नए कानून बनाए गए, ठीक है, नए कानून बनाए गए। तो ये नए कानून जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा साइन कब हुए आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, फिर आपका बीएसए हो गया, ठीक है। बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएसएस क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएसए क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनका पूर्व नाम की बात किया जाए तो इसका पूर्व नाम था आईपीसी, फिर इसका नाम था आपका सीआरपीसी और इसका आपका था इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे था, इंडियन एविडेंस एक्ट इसका नाम था। चलिए, तो इन सब को बदल दिया गया है। तो आपको हम जब स्टार्ट किए हैं तो कौन सा स्टार्ट किए हैं? बीएनएस से स्टार्ट किए हैं, यानी कि भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसको स्वीकृति कब मिली राष्ट्रपति की? 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृति मिली। तो अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल चुकी है, यानी अब ये जो है अधिनियम बन चुका है। अब ये जो है क्या बन चुका है? जब राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल चुकी है तब जो है आपका अधिनियम बन जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है कौन सा है? सेक्शन 1 है। ये आपका क्या है? सेक्शन 1 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1 है। सेक्शन को क्या कहते हैं? धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? धारा है, धारा 1, ठीक है। एक मिनट में टीवी ऑफ कर दूं, सामने चल रहा है। चलिए, तो सेक्शन 1 क्या कहता है कि ये जो आपका कानून बनाया गया है इसका नाम क्या होगा? क्या इसका नाम क्या होगा? जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि भाई इसका चेहरा हंसते हुए है, इस तरह से है, इसका नाम क्या रखा जाए? नाम नाम ऐसा रखा जाए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम आदित्य रखा गया तो उसका कुछ अर्थ निकलता होगा। उसी तरह हम इसका नाम क्या रखें? तो इसका नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता। इसके पहले होता था भारतीय दंड संहिता, यानी कि जो अपराधी हैं उनको दंड दिया जाता था, तो उस पे लिखा रहता था भारतीय दंड संहिता। लेकिन अब जो हमारे कानून का मकसद है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, इस कानून के माध्यम से हम उनको क्या कर सकें? न्याय कर सकें। इस वजह से नाम जो है बहुत बड़ा अंतर रखता है। जैसे आप देखते होंगे पहले बच्चा पैदा होते ही लोग कहते थे कि इसका नाम ए रखा जाए, बहुत ही इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, इसका चेहरा कमल की तरह है, इस तरह से है, ठीक है, कृष्ण की तरह है, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे? नाम क्या हो गया संहिता का? बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता हो गया। फिर अब बात आ जाती है कि इसका प्रारंभ कब होगा। प्रारंभ और लागू होना, दो शब्द दिए हैं, देखिए, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो आपका प्रारंभ कब हो गया? प्रारंभ आपका कभी हो गया? कब? जब आप राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी तो ये प्रारंभ हो गया। 25 दिसंबर 2023 को प्रारंभ हो गया। अब बात आती है कि ये लागू कब होगा। तो लागू कब होगा? 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो गया। नोट करिएगा,
इसको मैंने पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है और सारा कंटेंट आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि बीच में आपसे कहा जाएगा पैसा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमको पैसे की कमी भी पड़ेगी तो मैं अपने घर से ले लूंगा, पिताजी हैं मेरे। ठीक है, और उनका मैं हम लोग दो भाई हैं, तो मेरे एक बड़े भाई हैं बैंक में काम करते हैं और एक मैं हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एक नकारा टाइप का आदमी हूँ, मनमौजी टाइप का आदमी हूँ, मन करता है पढ़ाने लगता हूँ, मन करता है नौकरी कर लेता हूँ। तो मैं उनसे जब जरूरत रहता है, मेरे पास कमी होता है तो मैं उनसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो उनको, क्योंकि मैं ये जो काम करता हूँ उनको खुशी मिलती है, वो जब मुझे यूट्यूब पे देखते हैं पढ़ाते हुए, तो वो आप लोगों से मुझे नहीं मांगना पड़ेगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है भगवान पे कि वो कहीं ना कहीं से जरूर जो है मेरा हेल्प कर देंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर बच्चों से बीच में पैसा मांगने लगेंगे। ठीक है, तो इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। तो पहला का पहला क्या है आपका? सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे बड़ा दिक्कत है याद कैसे रखेंगे। पहले सेक्शन 1 में आपने क्या देखा? संहिता का नाम, प्रारंभ होना और लागू होना। ये चीज तो आपको पता चल गया। ठीक है, अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाऊंगा, अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कोई छोटा बच्चा होता है, क्या कोई छोटा बच्चा होता है, ये तो आपका पैदा हो गया, मान लीजिए पैदा हो गया, ये आपका सबसे पहले स्कूल जाना। पैदा होने के बाद सबसे बड़े जीवन की घटना क्या होती है? जब वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में गया, टीचर ने पूछा व्हाट इज योर नेम, बच्चे ने बताया माय नेम इज भारतीय न्याय संहिता। क्या? माय नेम इज भारतीय न्याय संहिता। यानी कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 है। फिर टीचर ने उससे पूछा आप कब मतलब स्कूल कब से आओगे? उसने कहा आई विल कम टू स्कूल फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यानी कि मैं 1 जुलाई 2024 को जो है प्रवृत्त हो जाऊंगा। जो केंद्रीय सरकार, यानी जब मेरे पिताजी पैसा देंगे, फीस देंगे और मैं आने लगूंगा। तो एक मैं कोरिलेट करके आपको प्रयास कर रहा हूं कि समझा सकूं। तो पिताजी कौन है यहाँ पे? केंद्रीय सरकार है। कौन है? कौन चाहेगा तो? क्या राज्य सरकार चाहे तो पहले लागू कर सकता है या बाद में लागू कर सकता है? नहीं, केंद्रीय सरकार के पास जो है इसका पूरा पावर है। फैन मैं चालू कर लूं, इसका पूरा पावर जो है किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास है। ठीक है, तो राज्य सरकारें नहीं मतलब उनके चाहने ना चाहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय सरकार, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे पिताजी जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत कर सकती हैं। तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बन सकेगा ये जानिए, वकील नहीं बनना है। ये आपका क्वेश्चन, ये तो आपका पूरा लिखा हुआ, सेम यही लिखा हुआ एग्जाम में दे देगा और पूछ देगा एक किस धारा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। सेम फैक्ट आपको लिखा हुआ दे देगा, पूछ देगा किस सेक्शन है। तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2। क्या? सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 है। ठीक है, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि भारतीय न्याय संहिता कब जो है लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 से। और आपका ये पहले प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद आपको क्लियर यहाँ पे दिखे कि पहले जो है आईपीसी जो था, तो आईपीसी का पूछा गया था कब लागू हुआ था। उसी तरह मैंने इसको बदल दिया है कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ दें, ना इंसाफी नहीं किया जाएगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इट शैल कम, ये क्या है आपका? सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है। क्या? सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1, और ए वाला जो है आपका सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। सच डेट कौन सा है हमारा? 1 जुलाई 2024 है। ध्यान रखिएगा कौन सा डेट है? 1 जुलाई 2024 है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 फैक्ट आप याद रखिएगा। मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स may बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द संहिता। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया, इसका नाम हो गया। अब ये राष्ट्रपति जी ने हैप्पी क्रिसमस के दिन इसका साइन किया, तो ये अधिनियम बन गया। ये लागू कब से हुआ? 1 जुलाई से।
अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा कौन सा सेक्शन आ गया? सेक्शन 3 आ गया। कौन सा सेक्शन आ गया? सेक्शन 3 आ गया। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। जैसे मान लीजिए अनिश्चित किसी एक स्कूल में पढ़ता है, या आप इंडिया में रहते हो, या कोई विदेशी आके इंडिया में रहता है, यहाँ पे क्या कह दिया? प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिख दिया है? प्रत्येक व्यक्ति, यानी एवरी पर्सन, चाहे वो कहीं का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चीन, कहीं का भी हो, एनीवेयर फ्रॉम वर्ल्ड, यदि वह भारत में मान लीजिए अपराध करता है तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही दंडनीय किया जाएगा, न कि दूसरे देश का न्याय संहिता के अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपराध किया तो हम उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का कानून लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे किसका कानून लगाएंगे? हम उसको इसी संहिता के अधीन दंडनीय किया जाएगा। तो ये किस सेक्शन में है आपका? सेक्शन 1 का है, सब सेक्शन 3 है। आपसे डायरेक्ट इफेक्ट दे देगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यह जो है आपका किस सेक्शन में है? तो किस सेक्शन में है? 1 का 3 में है। तो याद रखिएगा, जैसे कोई भी देश का व्यक्ति आया आपके यहाँ अपराध किया तो वह जो है कहाँ दंडनीय होगा? यहीं पे भारत में के संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। किस में है? सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में। यहाँ पे भी 1 लिख देता हूं, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पर्सन एंड नॉट अदरवाइज, यानी कि और कहीं नहीं, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 1 का सेक्शन 4। अब देखिए ये तो भारत के अंदर था आपका, ये कहां पे था? सेक्शन 3 क्या था? भारत के अंदर था। सेक्शन 4 क्या कहता है? भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। जैसे मान लो नेपाल या बांग्लादेश में कोई, नेपाल या बांग्लादेश भारत से परे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब कोई व्यक्ति जो है वहां हत्या करके भारत में पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया? भारत में पकड़ा गया। अब उसके देश वाले ले नहीं जा रहे, मान लो, एक मतलब मानने को मैं बोल रहा हूँ, या वो भारत में मान लीजिए जैसे ही पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि उसने ये अपराध भारत में ही किया है, और उसके ऊपर जो उपबंध चलाए जाएंगे ये भारतीय न्याय संहिता। अगर मान लीजिए वो पात्र है, विचारण का पात्र है इंडिया में, तो वो इसी संहिता के अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। लेकिन ये क्या? भारत से परे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? डायरेक्ट आपको ये फैक्ट दे देगा और पूछ देगा किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 1 के 4 में है। 1 का 4, एनी पर्सन लाइबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। चलिए अब देखिए, जैसे ये व्यक्ति है, इसने क्या लिख रखा है? यहाँ पे लिखा है नेम। अच्छा, नेम में बताओ कितना लेटर होता है? इसका नाम हमें नहीं पता है, हम इससे पूछ रहे हैं कौन, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहता है नेम, यानी हमको नाम नहीं पता है। क्या? हमको नाम नहीं पता है। तो इसका क्या हो जाएगा? आप याद रखना, कोई भी व्यक्ति जैसे कह दिया, जैसे मान लो काठमांडू नेपाल का आदमी यहाँ आ गया तो हमको उसका नाम कैसे पता चलेगा? तो आप याद रखना, इससे कोरिलेट करना ट्रिक के माध्यम से कि कोई विदेशी अगर उसका ट्रायल भारत में किया जा सकता है, यानी उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, यहाँ पे पकड़ा गया है, बाहर कहीं अपराध किया है, अपराध कहाँ किया है? भारत के बाहर किया है। भारत के अंदर करेगा तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन उसने अपराध जो है कहाँ किया? भारत के बाहर किया और आ गया भारत में, ठीक है। अगर उस पे मुकदमा चलाया जाता है तो ये माना जाएगा कि जो उसने अपराध बाहर किया है वो अपराध उसने भारत में ही किया हो, ठीक है। तो नेम में कितना लेटर है? 4 लेटर है। कितना लेटर है? 4 लेटर है।
तो इसी से आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इस संहिता के उपबंध जो हो जाएगा, इन 3 नियमों पे किए गए किसी अपराध को लागू होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे फिगर बनाया हूं, तो फिगर से अभी मस्त आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप एक बार देख लीजिए। इस संहिता के जो उपबंध होंगे, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। तो अभी देखा आपने सेक्शन 4 में देखा, सेक्शन 3 भारत सेक्शन 4 में देखा। अब कई बच्चे कंफ्यूज थे, सर यहाँ भी भारत से परे है और आप यहाँ भी कह रहे हैं भारत से परे। तो भाई यहाँ पे देखो, ये शब्द का अंतर है, भारत के किसी नागरिक द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति। ठीक है, कोई व्यक्ति। मान लो ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति बांग्लादेश में किसी को मार दिया और आ गया भारत में, तो ये कोई व्यक्ति हो गया ना, ये तो भारत का नागरिक नहीं है। अब मान लो ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति है, बांग्लादेश में किसी को मारा, आ गया भारत में बॉर्डर रास्ते कहीं से, और उस पर ट्रायल किया जा सकता है, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार किया जाएगा। लेकिन ये किस सेक्शन के अनुसार किया जाएगा, सेक्शन 4 के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लो भारतीय नागरिक है, कहाँ का नागरिक है, अगर मान लो कोई भारतीय नागरिक है और जाके बांग्लादेश में किसी को रपेट देता है, मार देता है, काठमांडू में नेपाल में मार देता है और फिर आ जाता है भारत में, ठीक है, और फिर आ जाता है भारत में और यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो उस पे जो है आपका क्या हो जाएगा, केस चलाया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। ये कह रहा है। एक किस सेक्शन में है, पहला का 5वां का ए में है क्या, फर्स्ट का 5वां का ए में है। फिर आ जाते हैं हम, पहला का 5वां का बी क्या कहता है, यानी ख क्या कहता है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा। अभी मैं इसको समझा दूंगा आपको, बस अभी इतना याद रखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा कि यह जो है किस सेक्शन में है, कि भारत में कोई पोत, मतलब ये रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान है, उस पर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका मुकदमा कहाँ चलेगा, ए पूछ देगा, या किस सेक्शन में है। तो पहला का 5वां का ख है। पहले के 5वें में 3 चीजें हैं, एक तो भारत का नागरिक, मान लीजिए किसी और देश में हत्या किया, भारत में आ गया, ये पोत या विमान याद रख लेना, और भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है। ठीक है, अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लो, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। The provisions of this Sanhita shall also apply to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India। यानी आपका क्या हो जाएगा, विदाउट या बियॉन्ड इंडिया, यानी भारत से बाहर कह रहा है। देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक भारत से बाहर अपराध करता है और भारत में आ जाता है, तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा, पहला का 5वां का ए हो जाएगा, याद रखना। एनी पर्सन on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, चाहे वह कहीं पे रहे, तो पहला का 5वां का बी हो जाएगा ये। ठीक है, इसको बस याद रखना है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस, ये आपका थोड़ा कट गया है, लेकिन कई पीडीएफ इसके पहले मैंने दिए हैं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। चलिए, पहला का 5वां का ये क्या है आपका, पहला का 5वां का ये, उसमें क्या कह रहा था, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या कोई भी जो है इंडियन सिटीजन, मान लीजिए एक व्यक्ति है युगांडा में जाके किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, भारत में आ जाता है, तो कौन सा सेक्शन के अनुसार, पहला का 5वां का ए के अनुसार। फिर आप आ जाइए, जैसे आपका ए हो गया, पोत हो गया, ए वायुयान हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक चोर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति चोर बैठा हुआ है, तो ये चोर, अगर ये आपका दोनों विमान मान लीजिए ए और ए कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इनका इंडिया में होना चाहिए। अब ये मान लो दूसरे भी देश के बंदरगाह पे चले गए या कहीं पे, ठीक है, तो इनका जो एक केस चलेगा किसके अनुसार चलेगा, अब ये मान लो हवा में उड़ रहा है, यहीं पे मारपीट हो गया और इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, यहीं पे हवा में किसी दो व्यक्तियों के बीच मारपीट हो गया, तो जो अपराध बनेगा इनका मुकदमा कहाँ चलेगा, इंडिया में चलेगा। ठीक है, इनको कौन पकड़ के लाएगा, इंडिया में कौन पकड़ के लाएगा, इंडिया की पुलिस पकड़ लाएगी, यही समझना है। और ये किस सेक्शन में है आपका, पहला का 5वां का बी में है, ध्यान दीजिएगा, पहले के 5वां का बी में है। ये क्या है, ये सब हैकर हैं, भारत के बाहर बैठे हुए हैं, देखिए गोरे गोरे अंग्रेज और उस टाइप के हैं, मतलब दूसरे देश के हैं,
तो ये क्या कर रहे हैं, इंडिया के कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बना ये हैं। तो एक किसमें है, पहला का पांचवा का सी। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्या क्वेश्चन पूछा था। बीएनएस की किस धारा के अनुसार, यानी भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू होंगे। तो डायरेक्ट धारा ही पूछा था, पहला का पांचवा का सी हो जाएगा। उस समय धारा अलग था, लेकिन वर्तमान में पहला का पांचवा का सी है, क्योंकि कोई भी किताब अभी तक अपडेट नहीं किया है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आप जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीदेंगे वहां पे आईपीसी ही आपको देगा। अकेला एक मैं प्लेटफॉर्म हूं जिसने, मैं ये दावा करता हूं, ठीक है, जिसने आईपीसी के क्वेश्चन को बीएनएस में चेंज किया है। आप जितना भी शर्त लगाना होगा, अभी तक मैंने किसी का देखा नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी का प्रोवाइड करेंगे तो अब शायद मैं देख लूं कि यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी ने आईपीसी को बीएनएस में चेंज करने का प्रयास किया हो। क्योंकि देखो हमारा जो मतलब सक्सेस होता है वो रिसर्च मांगता है कि आप रिसर्च कितना करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में क्या है, आपका डिफिनीशन है। सेक्शन 2 में क्या है, डिफिनीशन। तो क्या सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ भाई पूछा गया था, तभी तो जो है मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सरकार शब्द का परिभाषा जो है किस सेक्शन में है, ठीक है। सरकार शब्द का परिभाषा किस सेक्शन में है, तो आपका सेक्शन 12 में है। और सरकार का अर्थ क्या होता है, तो सरकार का अर्थ क्या होता है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों। सरकार का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो हम लोग देखते हैं। और जो आपको रटना है मैं बता दूंगा भाई, ये रट लेना, और जो मैं ट्रिक से बता दूंगा वो आपको ट्रिक से बता दूंगा। तो यहाँ पे रटने वाला क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ट्रिक से मैं बता दूंगा, उसका टेंशन ना लीजिए। तो आपको रटना क्या है, ये न्यायाधीश को रटना है। बाकी ये सब मैं आपको अभी एग्जाम मतलब फिगर से बता दूंगा। तो सेक्शन दूसरा का 16 याद कर लीजिए। क्या सेक्शन, सेक्शन 2 का 16, ये 2 का 16 क्या है, आपका न्यायाधीश है, याद रखिएगा। 2 का 16 क्या है, न्यायाधीश। ये आपको रटना पड़ेगा। 2 का 18 क्या है, 2 का 18 लोकल लॉ यानी कि स्थानीय विधि। ये आपको रटना पड़ेगा भाई मेरे। स्थानीय विधि, स्थानीय विधि क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर लागू विधि। क्या, किसी विशेष स्थान पर लागू विधि। मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल भी दूंगा। 2 पे 19, 2 पे 19 में किसकी परिभाषा है आपका, 2 के 19 मैन की परिभाषा है, यानी आदमियों की परिभाषा। क्या, मैं क्या हूं, आदमी हूं। तो 2 का 19 में मैन का परिभाषा है। चलो अभी मैं बता दूंगा आपको। स्थानीय विधि आप लोग देख लो, लोकल लॉ 2 का 18 में है, 2 का 19 में पुरुष मेन का है। ये आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा। 24 में क्या है, अपराध है। जैसे आप देखते होंगे, मैं बता दूं, जैसे 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो किस अनुच्छेद में अपराध है, आपका अनुच्छेद 24 में है। अगर आप बच्चे का शोषण करते हैं, उससे काम कराते हैं मतलब कारखाना में, तो किस श्रेणी में आ जाता है, अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो उसी सेक्शन से याद रखिएगा, सेक्शन 24 अनुच्छेद 24 से जोड़ दीजिएगा कि अगर आप किसी छोटे बच्चे से काम कराते हैं कारखाने में तो अपराध है। तो अपराध की परिभाषा किसमें है, आपका बीएनएस का 2 का 24 में क्या है, ऑफेंस के बारे में है। और अनुच्छेद 24 भी हमारा अपराध के बारे में है कि हमें 14 वर्ष या कितना, 14 वर्ष है 16 वर्ष है, कारखाने में काम नहीं कराना है बच्चों से। फिर ये मैं बता दूंगा, ये आपका रट लीजिए, ये रट लीजिए, विशेष विधि स्पेशल लॉ। फिर ये सब मैं आपको अभी ट्रिक से बता दूंगा, फिगर बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। आपको मैंने क्या क्या बताया, 2 का 16 में न्यायाधीश बताया, 2 का 16 में मैंने क्या बताया आपको, न्यायाधीश के बारे में बताया। 2 का आपका 18 इस स्थानीय विधि के बारे में बताया। क्या, 2 का 18 स्थानीय विधि, 2 का 19 पुरुष के बारे में, और यही बस। और बाकी मैं आपको फिगर दिखा दिखा के अभी कर दूंगा। जैसे देखो, आपको ज्यादा रटवाऊंगा नहीं, बस यही 3 रटिए, बाकी मैं समझाता हूं। जैसे ये क्या है, चाइल्ड, ये बच्चा क्या है, चाइल्ड है। कर है से नो टू चाइल्ड मैरिज। क्या, से नो टू चाइल्ड मैरिज। तो देखो सी जो स्टार्ट होता है, ये इसका रीजनिंग में क्या होता है, 3 होता है। तो
तो 2 का 3 क्या सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 में क्या है, चाइल्ड की परिभाषा है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 में सी क्या होता है, सी आपका चाइल्ड का परिभाषा है, इससे याद रखिएगा। चलिए, एक गाड़ी का नंबर देख रहे हैं आप, गाड़ी का नंबर देख रहे हैं, एक गाड़ी का नंबर क्या दिखाने के लिए बनाया गया है, क्या मान लीजिए किसी व्यक्ति को संसद में प्रवेश करना है, उसने क्या लिखवा लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखवा लिया, फर्जी नंबर लिखवा लिया। तो नंबर का लास्ट कितना डिजिट होता है, यूपी में मान लो जैसे मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, यूपी 53, ऐसे मान लो सबसे पहली गाड़ी यूपी 53 एपी 6373, क्या 6373, इसमें कितने अंक आते हैं लास्ट में, क्या कितने अंक आते हैं लास्ट में, 4 अंक आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 अंक है, ये 4 अंक है कि नहीं है, हाँ भाई 4 अंक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, फॉरफिट कहा जाएगा, यानी कि कूटकरण कहा जाएगा। रुक जाओ, पेन का कलर बदलने, क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, फॉरफिट कहा जाएगा, यानी कूटकरण। कूटकरण क्या होता है, हम एक ऐसा दस्तावेज को सेम उसी तरह बनाएं और उसके जरिए क्या है, सादृश्य उसी तरह से दिखने लगे या ना भी दिखे, तो हम जैसे मान लीजिए हमने नंबर प्लेट बनाया गाड़ी का और हम कोशिश करते हैं कि संसद में घुस जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि कूटकरण हो जाएगा। और ये किस सेक्शन में है, 2 का 4 में है, ध्यान देना। नंबर प्लेट पे गाड़ी पे कितना नंबर होता है, यहाँ 4 नंबर है, तो 2 का 4 में क्या है, आपका कूटकरण है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है, क्या है, यहाँ पे व्यक्ति है, इसको क्या बोलते हैं, रॉन्गफुल गेन, क्या बोलते हैं, रॉन्गफुल गेन, या आपका सदोष अभिलाभ। मैं दिखाता हूं अभी, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए बेईमानी, क्या डिसऑनेस्टली, क्या डिसऑनेस्टली या बेईमानी, रॉन्गफुल गेन नहीं भाई, बेईमानी आप याद रखो, क्या बेईमानी से, यानी किसी को सदोष अभिलाभ या सदोष अभिहानि क्या पहुंचाया जाए, हानि पहुंचाया जाए। तो कैसे याद रखेगा, मैं कहानी बताता हूं। इसके पास जो है, इस व्यक्ति के पास इतना मतलब ऐसा आदमी था, इसके पास कितनी गर्लफ्रेंड थी, 7 गर्लफ्रेंड थी। तो ये क्या कहता है कि हम जो है सातों को मोबाइल खरीद के दे नहीं पाएंगे, तो ये क्या कहता था, मोबाइल ऐसे जो बात करते हुए जाता था उसका मोबाइल छीन लेता था, क्या करता था, छीन लेता था, और मोबाइल छीन के ले जाके दे देता था अपनी गर्लफ्रेंड को, और गर्लफ्रेंड का क्या हो गया, फायदा हो गया, और इस व्यक्ति का नुकसान हो गया। तो जब किसी व्यक्ति का सदोष अभिलाभ, इसमें दोष है कि नहीं, रॉन्गफुल, रॉन्गफुल आपका हानि किया जा रहा है कि नहीं, सदोष हानि किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हाँ भाई सदोष हानि किया जा रहा है, और उस लड़की को दे रहा है तो सदोष लाभ किया जा रहा है कि नहीं, उसको लाभ तो कर रहा है लेकिन उसमें दोष है कि नहीं, किसी का मोबाइल छीन के देना दोष है कि नहीं। तो अब 7 गर्लफ्रेंड है इसके पास, तो कहाँ पे वो कर पाएगा, तो याद करके रखिएगा, 2 का 7 में क्या है, आपका बेईमानी है। बेईमानी का परिभाषा क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाया जाए तो वहां पे बेईमानी का कार्य होता है। तो जैसे ये व्यक्ति 7 गर्लफ्रेंड फंसाया हुआ है और क्या कर रहा है, मोबाइल छीन छीन के सातों को गिफ्ट दे रहा है बात करने के लिए, उन गर्लफ्रेंड का तो फायदा कर रहा है लेकिन उस फायदे में भी हानि सदोष दोष है, क्या है, सदोष का मतलब होता है दोष के साथ, ठीक है, रॉन्गफुल गेन जिसको बोल सकते हैं, क्या, रॉन्गफुल गेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और इसमें भी दोष है, चलते चलते मोबाइल छीन ले रहा है। चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे याद रखेंगे, किस सेक्शन में है, तो डॉक्यूमेंट के लेटर की संख्या देखो मेरे भाई, डॉक्यूमेंट के लेटर की संख्या देखो। डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, दस्तावेज कहा जाता है, क्या, डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, दस्तावेज। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहानी खत्म। 2 का 8 में क्या है, आपका दस्तावेज है, क्या है, 2 का 8 में दस्तावेज है। फिर आ जाते हैं हम गवर्नमेंट। तो राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद में याद करो, किस अनुच्छेद में है, 12 में है। बस ये आपका न्याय संहिता पढ़ रहे हो तो 2 का 12 कर दो। राज्य शब्द की परिभाषा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, किस अनुच्छेद में है, 12 में है, तो 2 का 12 कर दो, बीएनएस में हो जाएगा। राज्य में कौन कौन आ जाता है, केंद्रीय सरकार और आपका राज्य सरकार दोनों आ जाते हैं।
फिर आपको मैंने क्या बताया था, ये देखिए स्थानीय विधि के बारे में 16, 2 का 16 किसके बारे में था आपका, न्यायाधीश के बारे में था। 2 का 16 किसके बारे में था, जज के बारे में था। इसको रट लीजिएगा, ठीक है, 2 का 16 रट लीजिएगा। अब ये आ गए आपके लोकल लॉज, जिसको स्थानीय विधि बोला जाता है। तो स्थानीय विधि किसमें है आपका, 2 का 18 में है। क्या है, 2 का 18 में है स्थानीय विधि। अब स्थानीय विधि में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, यूपी म्यूनिसिपल्स एक्ट 1960, यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। ये सब क्या आ जाते हैं, आपके लोकल लॉज आ जाते हैं, यानी किसी विशेष स्थान पर लागू होते हैं। जैसे ये यूपी में लागू होते हैं, तो ये किसमें है आपका, 2 का 18 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसको मन हुआ कि चलो भाई मुझे गाड़ी लेना। अच्छा, मैंने 2 का 19 छोड़ दिया भाई, वो बता देता हूँ। 2 के 19 में क्या है, कोई आदमी है, मान लीजिए 2 का 19 में आपका आदमी, क्या कोई व्यक्ति, क्या आदमी, आदमी मेन पुरुष, याद रखिएगा पुरुष, 2 का 19 में पुरुष। अब इस कार से आप क्या समझेंगे, अब कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि हमको मूवेबल प्रॉपर्टी लेना है। कैसा प्रॉपर्टी लेना है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेना है। तो ये जो टाटा हैरियर है, क्या टाटा हैरियर है, ये लगभग लगभग आपका आता है 21 लाख का। वो बोला हम 21 लाख का लेंगे, शुभ अंक लेंगे, क्या शुभ अंक लेंगे। तो 2 का 21 क्या हो जाएगा आपका, जंगम संपत्ति, क्या जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी किसमें है, 2 का 21 में है। ठीक है, क्या 2 का 21 में है। फिर ये कौन आ गया, ये मैं आ गया। क्यों मैं आ गया, क्योंकि यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए अंतिम एज क्या होता है, 28 वर्ष होता है। क्या अंतिम एज क्या होता है मेरे दोस्त, 28 वर्ष होता है। तो जो उत्तर प्रदेश आपका पुलिस होता है, ये लोक सेवक होता है। तो लोक सेवक की परिभाषा क्या, लोक सेवक की परिभाषा क्या, लोक सेवक की परिभाषा किस सेक्शन में है, ये डायरेक्ट पूछा गया है, पिछले वर्ष के पेपर में पूछा गया है। तो 2 का 28 में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए अंतिम एज कितना है, 28 वर्ष है। तो 2 का 28 में लोक सेवक, और जो पुलिस होता है लोक सेवक होता है। तो आप इसी से याद रखिएगा जोड़ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अंतिम एज कितना है, 2 का 28, और ए होता है आपका लोक सेवक। फिर आ जाइए आपका, ये आ गया मूल्यवान प्रतिभूति, क्या मूल्यवान प्रतिभूति जिसको बोलते हैं। मान लीजिए ये 31 लाख का चेक है, 31 लाख का चेक है, मैंने यहाँ पे साइन कर दिया। बाय द वे यहाँ पे साइन नहीं किया हूं तब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे साइन कर दिया तो ये क्या हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 का सेक्शन 31, सब सेक्शन 31 किससे संबंधित है, आपका मूल्यवान प्रतिभूति से संबंधित है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, 2 का 31 मूल्यवान प्रतिभूति से। फिर ये महिला आ गई, महिला आ गई किससे हो जाएगा आपका, महिला जो है किससे संबंधित है, 2 का 35 से, याद रखिएगा 2 का 35 में आपका किसके बारे में है, नारी के बारे में, किस महिला के बारे में। ठीक है, अब एक और छूट जा रहा है आपका सदोष अभिलाभ, सदोष रांगफुल गेन किसमें है आपका, 2 का 2 का 36 में है। किसमें, मैंने नहीं बताया था आपको, एक मिनट, लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑन करना पड़ेगा फिर से, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूं, बताते चलता हूं। 2 का 36 जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिकेट मैच हो रहा था, क्या हो रहा था, कुछ लाइट में बंद कर देता हूं। क्रिकेट मैच आपका चल रहा था, क्या चल रहा था, क्रिकेट मैच चल रहा था महिलाओं का। तो अंतिम ओवर में कितना बनाना था, 36 रन बनाना था। कितना रन बनाना था, 36 रन बनाना था। तो अब तो वो उतना रन बन नहीं पाता, तो ये हुआ चलिए मतलब फ्रॉड तरीके से ही बनाया जाए, रॉन्गफुल गेन के तरीके से बनाया जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, 2 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 36 जो हो जाएगा आपका रॉन्गफुल गेन, क्या सदोष अभिलाभ, क्या सदोष अभिलाभ। एक मिनट, तो यही जो है आपका परिभाषा थी,
चलो अब हम प्रश्न पूछ लेते हैं, इसका कमेंट करके आप आंसर देना। लोक सेवक शब्द की परिभाषा किस सेक्शन के तहत है, आप बताइएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, 2 का 28 और 2 का 29। अगला क्वेश्चन है 2 का 7 में कौन सा जो है परिभाषित है, जो वो मोबाइल छीन के ले गया था, बताना आप, बेईमानी है कि कूटकरण है। फिर अगला क्वेश्चन है स्थानीय विधि किस सेक्शन में है, स्थानीय विधि जो है आपका किस सेक्शन में है, लोकल लॉज, जो मैंने यूपी के कई लोकल लॉज बताए थे, किस सेक्शन में है बताइएगा। अब आ जाते हैं हम, ओपन होने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा मैं देखूंगा कि हाँ पढ़ने का कुछ फर्क हुआ है। तो प्रश्न कहाँ कहाँ से बना था मैं बताता हूँ, देखो यहाँ से प्रश्न बना था, 2 का 7 क्या था, बेईमानी था, 2 का 7 बेईमानी था। यहाँ से प्रश्न बना था सरकार जो है, सरकार शब्द का तात्पर्य क्या है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। यहाँ से प्रश्न बना था लोकल लॉज किस सेक्शन से है, तो 2 का 18 जो है आपका है। फिर आपका प्रश्न बना था लोक सेवक किस में है, 2 का 28 में लोक सेवक है। फिर ये मूल्यवान प्रतिभूति हो गई, 2 का 35 महिला हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग इस पे, चलिए दंड, दंड कितने प्रकार का होता है तो हम इस पे नहीं बात करेंगे। देखिए दंड जो शब्द है आपका, दंड क्वेश्चन पूछा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कितने प्रकार की दंड की व्यवस्था की गई है। तो पहले जो है 5 दंड थे, अब 6 प्रकार के दंड हो गए हैं, और एक किस धारा में है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में है। किसमें है, धारा 4 में है। तो इसमें आप देखो सबसे बड़ा दंड क्या है, इसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। सबसे पहला दंड आपका क्या है, मृत्यु दंड है। उसके बाद मृत्यु दंड के बाद कौन सा दंड आ जाता है, आजीवन कारावास। ये व्यक्ति कह रहा है निकालो मुझे, निकालो, मैं पूरा जीवन नहीं रहूंगा, आजीवन कारावास 20 वर्ष के समतुल्य गिना जाएगा। तो ये व्यक्ति क्या है आपका, आजीवन कारावास में है। फिर तीसरा नंबर पे आ जाता है आपका कारावास। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, कारावास। कारावास आपका 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो रिगरस वर्क के साथ, और एक आपका सिंपल, यानी एक होता है कठोर कारावास और एक होता है आपका सादा कारावास। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कठोर को क्या कहा जाता है, रिगरस कहा जाता है, सादा को सिंपल कहा जाता है। तो इसमें इसके 2 भाग हैं, तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्या आ जाता है, मान लीजिए जज साहब ने आदेश दे दिया फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का संपहरण, क्या, संपत्ति का संपहरण जो है चौथा हो जाएगा। फिर पांचवा क्या हो जाएगा, जुर्माना, पांचवा क्या हो जाएगा, जुर्माना। छठवां क्या हो जाएगा, देखिए इन लोगों को साफ कराया जा रहा है, नाली ओली मतलब तालाब साफ कराया जा रहा है, सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस हो जाएगी। यही चीज जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसको समझ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। मैं फिगर के तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर है आपका दंडादेश का लघुकरण। तो दंडादेश का लघुकरण कौन करा सकता है, एक बच्चे ने कहा था सर यहाँ पे आप धारा बोल रहे हैं 358 है, तो 474 कहां से आ गए। अरे मेरे भाई बीएनएस में 358 है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 474 के अनुसार लघुकरण कर सकेगी। ठीक है, कौन कर सकेगी, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब है अगर केंद्रीय सरकार का मामला है तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार। समुचित सरकार का अर्थ पूछ सकता है कि समुचित सरकार का अर्थ क्या है, तो जहां पे केंद्रीय सरकार के मामले हैं वहां केंद्रीय सरकार, और जहां राज्य सरकार के मामले हैं राज्य सरकार। और ये किस सेक्शन में है आपका, सेक्शन 5 में। आपको छोटी डायरी में लिखना हो तो लिखिएगा बस इतना, दंडादेश का लघुकरण। तो दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकेगा, समुचित सरकार कर सकेगी। और ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 5 में है। फिर ये आपका आ गया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, कौन कर सकेगा, गवर्नमेंट कर सकेगा, समुचित सरकार कर सकेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा
सेक्शन 6 आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? सेक्शन 6 आ जाता है, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी दंडावधियों की भिन्ने। तो दंडावधियों की भिन्ने से एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि जो आजीवन कारावास होता है वह किसके तुल्य गिना जाएगा? तो आजीवन कारावास जो है किसके तुल्य? अच्छा, एक 5 में और इंपॉर्टेंट था क्या? ये नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए आजीवन कारावास का पूछा था कितने वर्ष गिना जाएगा? तो आजीवन कारावास अन्यथा उपबंधित न हो तो 20 वर्ष के समतुल्य गिना जाएगा। चलिए, फिर आपका आ जाता है सेक्शन 8। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फाइन किया गया है। क्या फाइन किया गया है? जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने में व्यतिक्रम, अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ईटीसी। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा था पिछली बार? क्या पूछा था कि जो जुर्माना हो सकेगा वह कितना हो सकेगा? तो मैंने आपको बताया था जुर्माना अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा, यानी व्यक्ति की औकात के अनुसार होगा। 8 का 1 क्या कहता है हमारा? जुर्माना अनलिमिटेड होगा लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि कितना हो सकता है जुर्माना? 1000, 2000, 3000, फिर लिखा था अनलिमिटेड लेकिन एक्सेसिव नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड लेकिन अत्यधिक नहीं। फिर आपका क्या है? यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, 8वां का तीसरा, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसपे कारावास और जुर्माना दोनों है, समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसपे कारावास भी है, जुर्माना भी है, अब वो जुर्माना देने में सक्षम नहीं है। मान लीजिए उस अपराध के लिए सजा कितना है? 4 वर्ष है, मैक्सिमम सजा कितना है? 4 वर्ष है जो उसमें है। तो उस व्यक्ति को जुर्माना न देने के लिए 1/4 यानी जुर्माना नहीं देगा तो 1 वर्ष अधिकतम और जेल काटना पड़ेगा, अधिकतम। जज साहब चाहे तो 5 महीना और कटा लें, मतलब वो 1 साल से अधिक नहीं, उस जुर्माना नहीं भर पा रहा है तो 1 साल से अधिक उससे जेल नहीं कटवाएंगे। फिर आ जाते हैं, यदि अपराध आपका, अभी हम किस पे चल रहे हैं? 8वां का। हमने सबसे पहले कौन सा देखा? पहला, फिर तीसरा, फिर 8वां का 5वां देखिए। यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो। तीसरे में क्या था? अपराध जुर्माना से और कारावास से दंडनीय था, इस बात को समझिएगा। यदि हमारा अपराध जुर्माने से और कारावास से होगा तब हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे जुर्माना न देने पर 1/4 होगा, लेकिन अगर आपका अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से, कारावास से नहीं होगा तब क्या होगा? मान लीजिए आपका 5000 से अधिक जुर्माना ना हो। मान लीजिए जुर्माना आपका कितने का है? जुर्माना लगा है 4000 रुपए का। कितने का लगा है? 4000 रुपए का। अब ये व्यक्ति जुर्माना नहीं दे रहा है तो क्या होगा? इसको अधिक से अधिक कितना सजा दिया जाएगा? 2 महीने का। कितना? 2 महीने का। अब 10,000 से अधिक जुर्माना न हो। क्या? 10,000 से न हो। मान लीजिए अब कितना हो? 8,000 रुपया हो, तब अधिकतम 4 महीने का। अब मान लीजिए अब इसके ऊपर 20,000 का जुर्माना हो बाय द वे, तब अधिकतम 1 साल का। 1 साल से ज्यादा सजा नहीं दिया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न बना था कि एक व्यक्ति पे 4,000 रुपए का जुर्माना है और वो जुर्माना पेड नहीं कर रहा है तो कितना आपका सजा दिया जा सकता है? तो सजा 2 महीने का, अधिकतम जो है 2 महीने का। और 10,000 तक, 10,000 से अधिक जुर्माना ना हो तो मैक्सिमम 4 महीना, और 10,000 से अधिक है तो मैक्सिमम 1 साल। चलिए, सेक्शन 9, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। तो इसकी कहानी मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रश्न पूछा था, क्या यह तथ्य सही है? जैसे वहां पर लिखा था एक व्यक्ति है, डंडे से इसको 50 डंडा मिलता है, अगर एक डंडा मारने की सजा 1 वर्ष सजा है तो क्या इसको 50 वर्ष की सजा दी जाएगी? तो यही ये कहता है सेक्शन 9, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि नहीं, तब भी उसे जो है
उसी मतलब 50 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी। एक कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 9। पिछले वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। 1 मिनट में प्रश्न निकाल लेता हूँ। ठीक है, जैसे पिछला वाले के लिए प्रश्न था आपका, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या था? राम श्याम को 50 बार मारता है छड़ी से, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। पूछा था क्या ये तथ्य सही है? तो ये तथ्य सही नहीं है। अब देखिए, जब ये इसको मार रहा था तो इसी बीच में पता चलता है कि ये दोनों में से कोई एक मान लो बचाने आता है, तो ये व्यक्ति क्या करता है? जानबूझ के इसको भी मारने लगता है। जानबूझकर जब इसको मारने लगेगा तो इसके लिए अलग अपराध का सजा बनेगा। तब जो है उसको श्याम, मान लो मोहन को भी मारने का सजा मिलेगा और श्याम को भी मारने का सजा मिलेगा। जैसे मान लीजिए राम है, श्याम को मार रहा था, मोहन बचाने आया तो मोहन को जानबूझ के मोहन को भी मारा और राम को भी मार ही रहा था, तब दोनों का अलग अलग सजा बनेगा। ये तथ्य आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका लिखा हुआ है, देखिए। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या है आपका? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। मुझे एक चीज का इसमें डाउट हो रहा है। क्या इसमें एक चीज का डाउट हो रहा है? क्या? ये वाला 1 ईयर वाला सेक्शन 5 का। नहीं, सेक्शन 5 नहीं है, सेक्शन 8 है ये तो। हाँ, सेक्शन 8 का। चलिए सही है, 1 वर्ष ही लिखा है, 1 ईयर। चलिए सही है। हम कहें कहीं गलत बना। अब आ जाते हैं हम लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। क्या कह रहा है? एकांत परिरोध। तो सेक्शन 11 में बस इतना याद रखना, रिगरस आपका, जब आपका सजा कैसा होगा? सजा कैसा होगा? कठोर कारावास होगा। कैसा कारावास होगा? कठोर कारावास होना चाहिए। एकांत परिरोध के लिए कठोर कारावास होना चाहिए। और एकांत परिरोध मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 महीने हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एकांत परिरोध के बारे में इतना लंबा चौड़ा लिखा है। इंपॉर्टेंट क्या है आप यहाँ पे देखिए, ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये है। देखिए, यदि यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक न हो तो 1 महीने से अधिक जो है एकांत परिरोध नहीं होगा। क्या? यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक न हो तो 1 महीने से अधिक नहीं होगा। यदि कारावास की अवधि 6 महीने से 12 महीने हो, मतलब 6 महीना 1 दिन से 12 महीने हो, तब जो है 2 महीना से अधिक नहीं होगा। जब कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 महीना से अधिक नहीं होगा। यानी जो एकांत परिरोध होगा कभी भी 3 महीने से अधिक नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको मान लो 6 महीने का कठोर कारावास मिल गया तो 6 महीने के कठोर कारावास के लिए आपको कितना एकांत परिरोध मिल सकता है? मैक्सिमम 1 महीने का। मान लो आपको 12 महीने का, 6 महीना 1 दिन से 12 महीने का कठोर कारावास मिल गया तो मैक्सिमम आपको 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है, एकांत परिरोध। अगर आपका 12 महीना से अधिक है तो 3 महीने से अधिक तो किसी दशा में नहीं मिलेगा। चलिए, ये आपका इंग्लिश में हो गया। यहाँ पे देखिए, ABC, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months। 6 मंथ के लिए जो है आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 मंथ हो सकता है। और 6 मंथ से लेके, मतलब 6 मंथ 1 डेज से आपका 1 ईयर तक के लिए कितना हो सकता है? 2 मंथ हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसी तरह 1 ईयर से अधिक है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 महीने हो सकता है। चलिए, एकांत परिरोध की अवधि आपका किस सेक्शन में है? सेक्शन 12 में है। किसमें है? सेक्शन 12 में। इसमें क्या बताया गया है? अब जैसे मान लो किसी को एकांत परिरोध की सजा दी गई है तो अब इसके बारे में नियम बनाए गए हैं इसके बारे में कि एक बार लगातार कभी भी 14 दिन से अधिक नहीं होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ देगा? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है मैक्सिमम एक बार में कितना हो सकता है? यानी
एक बार में लगातार कितना हो सकता है, 14 दिन, ठीक है, कितना, 14 दिन अधिक से अधिक। लेकिन अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को सजा 3 महीने से ज्यादा की मिली है, कितना, 3 महीने से ज्यादा का मिला है, तब एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। देखिए 1 महीने में, अब यहाँ पे देखिए, यहां से जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक पास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। चलिए अब हमारा यहां से आ जाता है भाग 3, जनरल एक्सेप्शन, एग्जाम्पल वाला भाग। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फिगर दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्या अपने आप को सोच रहे हैं, मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं और उच्च अधिकारियों के आदेश में मैं गोली फायर कर रहा हूं, तो इनकी बचत किस धारा के अनुसार होगा, सेक्शन 14 के अनुसार। ये क्या है, विधि द्वारा आबद्ध। और ये क्या है आपका, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे एनबीडब्ल्यू का, मान लीजिए मैं ये व्यक्ति हूं, एनबीडब्ल्यू का वारंट मिला, मैं गया शिवम के पास, शिवम ने क्या किया, मुझ दूसरे व्यक्ति को पकड़वा दिया। बताओ भाई, पकड़ना था मुझे मोहन को, उसने बता दिया राम को कि सर यही तो मोहन है, मुझे तो पता नहीं था कौन है, मैंने राम को पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे तथ्य की भूल हुई, क्योंकि मैं तो इसको पहचानता नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया, तथ्य का भूल हो गया। तो ये किसमें है, आपका सेक्शन 14 में है। तो ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल, तो इन दोनों को जो है छूट किसमें मिलेगी, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति को या तथ्य की भूल हो गई अपना, तो आपका सेक्शन 14 में। फिर आ जाते हैं हम अगला, न्यायिक रूप से कार्य करने हेतु, किसका कार्य, न्यायाधीश का कार्य। तो न्यायिक रूप से ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनका कार्य का जो है बचत किस में हो जाएगा, अगर कुछ होता है, गलती होता है, तो सेक्शन 15 में। किसमें, सेक्शन 15 में। या सेक्शन 16 क्या कहता है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। जैसे इनको फांसी की सजा दी गई थी, तो ये जल्लाद हैं, ठीक है, दिल्ली वाले केस में इन्होंने फांसी दिया था। तो अब मान लीजिए इनके घर वाले चाहे केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इन्होंने तो न्यायालय का निर्णय फॉलो किया। तो ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 16 में है। फिर हम आ जाते हैं विधि द्वारा न्यायानुमत, तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे गोरा वाला व्यक्ति उधर से रास्ते में से आ रहा था, तो काले वाले व्यक्ति ने क्या किया, उसको पैर मार दिया, तो ये गिर गया। फिर क्या किया, उठ के खड़ा होके मुक्का ऐसे दिखाया, लेकिन ये दोनों व्यक्ति तब तक आ गए, ये दोनों व्यक्ति, अब ये दोनों व्यक्ति समझे कि ये गोरा वाला व्यक्ति इसको मार रहा है, जबकि पहले क्या हुआ था आपका, यहाँ पे पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि इसने काला वाला, इसने जो है इसको पैर मारा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, इस गोरे वाले व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको सच्चाई पता नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, देखो, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल। लेकिन जब देखो आप विधि द्वारा आबद्ध अलग चीज हो गया, जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति होंगे, पीपुल होंगे, तो आप क्या होंगे, विधि द्वारा न्यायानुमत होंगे। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में होंगे तो विधि द्वारा आबद्ध होंगे। क्या, विधि द्वारा आबद्ध होंगे, इस बात को समझना। तो एक जो सिविल पब्लिक हो गया, इसको कैसे छूट, मान लीजिए व्यक्ति ने इसको पकड़ लिए, ये दोनों व्यक्ति इसको पकड़ लिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इनको तो पता नहीं था। मैंने एक प्रवीण वाला एग्जांपल नहीं दिया था आपको कि प्रवीण जो है, मान लीजिए मैं प्रवीण को मारने गया, तब तक बेल्ट से क्या हुआ, प्रवीण ने बेल्ट पकड़ लिया और वो बेल्ट मुझे मतलब अपनी सेफ्टी के लिए वो किया। लेकिन उधर से एक आदमी जा रहा था, उसने सोचा प्रवीण आदित्य को मार रहे हैं, तो अब क्या होगा, वहां पे मान लीजिए वो व्यक्ति प्रवीण को पकड़ लेते हैं सब, ठीक है, तो उन व्यक्तियों को अपराध से मुक्त माना जाएगा। किस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 17 के अनुसार। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 18, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब ये लकड़ी फाड़ रहा है, देखिए कुल्हाड़ी से, अब क्या पता चला, ये लकड़ी या इसका कुल्हाड़ी का हिस्सा कोई निकल के इधर व्यक्ति खड़े थे, इनके पेट में घुस गए या सर में लग गया और मर गए, तो क्या हो जाएगा हमारा, फोन आ रहा है बहुत, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे,
मान लीजिए विधिपूर्ण कार्य कर रहे तो जंगल में आराम से बैठ के अपना लकड़ी से फाड़ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। फिर ये हमारा आ जाएगा सेक्शन 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभावना है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था नाव वाला कि बड़ी सी नाव है या ट्रक ड्राइवर वाला कि साइकिल को बचाएं, कि जैसे मान लो एक आपका एग्जाम्पल है, एक कार वाले हैं तो इधर अब इसको न ठोकर लगे, इसने क्या किया, घर में ही ठोक दिया, ठीक है। मतलब एक बड़ी अपहानि को बचाने के लिए संभावना है कि एक छोटी अपहानि हो जाए, तो एक इसमें है लेकिन उसका इरादा नहीं है, एक इसमें है आपका 19 में है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 20 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, जैसे ये आने से है 6 वर्ष के हैं तो ये कुछ भी कर देंगे, इनके लिए माफ है, हम लोग कह देते हैं छोड़ो यार बच्चा है। तो उसी तरह 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, किसी का हत्या भी कर देता है तो उसको छूट मिल जाएगी, किस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 20 के अनुसार। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो डेवलप नहीं है, जैसे मान लीजिए देखिए इतना बड़ा बच्चा हो गया और ये वाला गेम खेल रहा है, ठीक है, तो 7 वर्ष से 12 वर्ष का लेकिन वो अपरिपक्व समझ का हो, तब आ जाएगा किसमें, सेक्शन 21 में आ जाएगा। अब सेक्शन 22 आपका क्या है, विकृत चित्त वाले व्यक्ति, यानी आपका नहीं कहा जाता है अनसाउंड माइंड, चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह हो रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, उसको नहीं पता है कि उसके हाथों क्या हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, सेक्शन 22 में। देखिए अनसाउंड माइंड, ठीक है, हम लोग नहीं कह देते हैं यार उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्यों उलझ रहे हो उससे, ठीक है। चलो अब आ जाता है हमारा सेक्शन 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। ए भाई साहब गए एक दुकान पे, कहे पानी दे दीजिए, उसने पानी में नशीला दवा मिला दिया, मतलब ये पी लिए, अब इनको होश नहीं है कि क्या करें, इस मतलब इन्होंने अपनी मर्जी से तो ली नहीं थी, इनको जो है धोखे से दिया गया या जबरदस्ती दिया गया अपनी इच्छा के मत्तता के विरुद्ध, तो ये किस में आ जाएगा, आपका सेक्शन 23 में हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सेक्शन 24, छोड़ दीजिए, सेक्शन 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशा न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। जैसे आप पहलवानी वाला देखते होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये पहलवानी का खेल हो रहा है, 18 वर्ष सभी नियमों को फॉलो करते हुए, इनका इंटेंशन भी नहीं था कि किसी को मारना है, एक इसमें है आपका सेक्शन 25 में। यही पूछा जाएगा, ये जो एग्जाम्पल है यही पूछा जाएगा, देखो कवर और यहाँ पे यही पूछ देगा क्या अपराध कारित हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, अपराध कारित नहीं हुआ है, सेक्शन 25 के अनुसार इनको बचत है। चलो फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। मैंने कल आपको बताया था गले में गुटका वाला, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का फेफड़ा का ये दिक्कत है, दिल का हार्ट का दिक्कत है, वो डॉक्टर साहब के पास गए, बोले सर हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हमारा दिल का ऑपरेशन कर दीजिए। अब उन्होंने ऑपरेशन किया, सम्मति से किया उनकी, और वो मर गए, तो डॉक्टर साहब आपका सेक्शन 26 के अनुसार बच जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 27 संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए, किसके, बालक यानी जो 12 वर्ष का हो या विकृत चित्त व्यक्ति हो, देखिए श्रद्धा पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए, मान लीजिए आपका क्या है 12 वर्ष से कम का बालक है, इसको कुछ दिक्कत थी किडनी उडनी का या कोई भी ऑपरेशन कराना था, इन्होंने ऑपरेशन कराया लेकिन मान लीजिए बच्चा मर गया, या कोई विकृत चित्त व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, तो किस धारा के अनुसार छूट मिल जाएगा उस पेरेंट्स को, सेक्शन 27 के अनुसार। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई थी। मैंने आपको बताया था यह हो गया आपका भय हो गया, और यह क्या हो गया, मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने बोला क्रिकेट में बच्चे खेल रहे थे, मैंने 8 बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा चलो मेरे साथ, तो लोग चल दिए, ढकेल दिए और मैं गाड़ी लेके भाग गया, उनको पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भ्रम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका भय हो जाएगा, फियर हो जाएगा, और ये मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा। तो 21 सेक्शन में है आपका दो का मतलब 28 दो का नहीं सॉरी, ये सेक्शन 28 ही है, 29 इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 देख लीजिए, ये लास्ट है आपका। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य,
हॉर्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था, मैं घोड़े से गिर गया, डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया, मैं मान लीजिए मैं मर गया, तो डॉक्टर साहब सम्मति लेने थोड़ी ना आएंगे मैं बेहोश हूं तो यहाँ पे वो बच जाएंगे, किस सेक्शन के अनुसार बच जाएंगे, सेक्शन 30 के अनुसार। ये मैं और दोस्त गए थे आपका मतलब चिड़ियाघर, वहां पे दोस्त उछल कूद कर रहा था, चीते के पास चला गया, मैंने इस दोस्त को बचाने के लिए गोली चलाया, लग गया, मेरा दोस्त को मर गया, मैंने दोस्त से अनुमति नहीं लिया था, तो यहाँ पे मैं बच जाऊंगा सेक्शन 30 के अनुसार। यहाँ पे ये डॉक्टर साहब जा रहे थे, इन्होंने देखा एक बच्चा जो है चोटिल हो गया है, इस बच्चे का शल्य क्रिया ऑपरेशन करना जरूरी है, इन्होंने बच्चे का ऑपरेशन किया, बच्चा बाय द वे मर गया या घोर उपहति हो गया बच्चे को, तो आपका क्या हो जाएंगे, ये डॉक्टर साहब सेक्शन 30 के अनुसार बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, क्योंकि हमने गोली चलाई किसके फायदे के लिए, इसके फायदे के लिए, डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया मेरे फायदे के लिए। यहाँ पे मान लीजिए घर में आग लगा हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को दूसरे फ्लोर पे है, नीचे लोग चद्दर लेके खड़े हैं, फेंकता है, वो क्यों फेंकता है कि बच्चा मेरा बच जाए, लेकिन पता चलता है कि बच्चा जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है, तो ये आदमी जो होगा इस सेक्शन के अनुसार बच जाएगा। तो देखो ये रिवीजन था, रिवीजन अब मैं बहुत डीपली जाऊंगा तो ये 3-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप जो डेली वीडियो आता है उसको जरूर देखा करिए, ठीक है, डेली जो वीडियो आता है उसको जरूर देखा करिए, रिवीजन में आपको चीजें फटाफट समझ में आ जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत।